प्रस्तावना, एक टेढ़ा मेढ़ा अक्षर। इंट्रोडक्शन, वाई इज अ क्रूकेड लेटर। यार सुनो तो इस किताब की शुरुआत कैसे होती है। लेखक एथन क्रॉस अपनी नानी डोरा की कहानी से शुरू करते हैं, जो होलोकॉस्ट सर्वाइवर थी। सोचो जरा, उन्होंने दुनिया की सबसे भयानक चीजें झेली थी, फिर भी वे एक मजबूत और प्यार करने वाली इंसान बनी, जो अपने स्वादिष्ट मैत्जो बॉल सूप के लिए जानी जाती थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि वे युद्ध के बारे में कभी बात नहीं करती थी, सिवाय साल में एक दिन के, जब वे एक स्मृति सभा में पूरी तरह टूट जाती थी। बचपन में लेखक हमेशा उनसे इस बारे में पूछते थे, लेकिन वे हमेशा एक अजीब अंग्रेजी कहावत कहकर उन्हें चुप करा देती थी। वाई इज अ क्रूकेड लेटर, यानी क्यों एक टेढ़ा मेढ़ा अक्षर है। उनका संदेश था, दर्दनाक क्यों पर मत अटके रहो, जो जीवन मिला है उसे जियो। यह बात न करना, फिर भी उनकी जबरदस्त सहनशीलता लेखक के मन में एक आग लगा गई। इसने उन्हें भावनाओं को समझने के लिए जुनूनी बना दिया, न सिर्फ अपनी नानी की, बल्कि हर किसी की। हम सबसे बुरी चीजों का सामना कैसे करते हैं? क्यों कुछ लोग निखर जाते हैं जबकि दूसरे बिखर जाते हैं? उन्होंने महसूस किया कि हम सब बस किसी तरह काम चला रहे हैं, अपनी भावनाओं को संभालने के लिए जो भी जुगाड़ वाले तरीके मिलते हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर वे भावनाओं को संभालने के इतिहास से इसकी तुलना करते हैं, जो कि बहुत ही अजीब है। हम बात कर रहे हैं हजारों साल पहले लोगों के अपने सिर में छेद करने की, जिसे ट्रेपेनेशन कहा जाता है, ताकि बुरी भावनाएं बाहर निकल सकें। यहाँ तक कि 1940 के दशक में भी लोबोटोमी जैसी प्रक्रियाओं को नोबेल पुरस्कार मिल रहा था। हम राहत के लिए इतने बेताब रहे हैं कि हमने कुछ बहुत ही क्रूर तरीके अपनाए हैं। मुद्दा यह है कि हमारी सारी प्रगति के बावजूद हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं। हमारे यहाँ अकेलेपन के मंत्री हैं और मानसिक स्वास्थ्य संकट खरबों डॉलर का नुकसान कर रहा है। तो यह किताब उनका जवाब है। अपनी पहली किताब चैटर लिखने के बाद लोग उनसे भावनाओं की व्यापक दुनिया के बारे में और सवाल पूछते रहे। इसलिए उन्होंने यह किताब लिखने का फैसला किया, जो हमारे भावनात्मक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक यूजर मैनुअल की तरह है। वे शिफ्टर्स की एक अद्भुत अवधारणा पेश करते हैं, ऐसे उपकरण जो हमारे अंदर और हमारे आसपास की दुनिया में पहले से मौजूद हैं, जो हमारी भावनाओं की आवाज को बढ़ाने या कम करने में हमारी मदद कर सकते हैं। यह सब इस बारे में है कि हम अपनी भावनाओं से नियंत्रित होने के बजाय उनका मार्गदर्शन करने के लिए इन शिफ्टर्स का उपयोग करना कैसे सीख सकते हैं। यह बातचीत शुरू करने का एक बहुत ही अच्छा और सशक्त तरीका है। अध्याय 1, हम क्यों महसूस करते हैं। चैप्टर 1, वाई वी फील। अच्छा, अब यह सुनो। पहला अध्याय मैट मास्डैम नामक एक नेवी सील की कहानी से शुरू होता है, जो सेरे ट्रेनिंग से गुजर रहा है, जो मूल रूप से युद्ध बंदी होने की तैयारी के लिए एक यातना स्कूल है। वह भूखा है, एक छोटे से कंक्रीट के बक्से में फंसा है और पूरी तरह से नींद से वंचित है। आप सोचेंगे कि ऐसी स्थिति में जीवित रहने का एकमात्र तरीका अपनी सभी भावनाओं को बंद कर देना है ना? एक रोबोट बन जाना। लेकिन यही तो बड़ा ट्विस्ट है, वह ऐसा बिल्कुल नहीं करता। जब वह निराशा और डर महसूस कर रहा होता है, तो वह साथ ही एक और प्रशिक्षु लॉरा पर पूरी तरह से मोहित होता है, जो उसके सामने एक सेल में है। वह उन सकारात्मक भावनाओं का उपयोग कर रहा है जो वे सांकेतिक भाषा के माध्यम से साझा करते हैं, उस छोटी सी चिंगारी और हास्य का दुख को संतुलित करने के लिए। वह अपनी भावनाओं को बंद नहीं करता, वह उनका इस्तेमाल करता है।
और यही इस अध्याय का मुख्य विचार है। भावनाएं कोई गड़बड़ी, बग नहीं है। वे एक विशेषता, फीचर है। वे खत्म करने वाली चीज नहीं है। वे जीवित रहने के लिए आवश्यक उपकरण हैं। क्रॉस बताते हैं कि हम लगभग हर समय भावनात्मक प्राणी होते हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि लोग अपने जागने के समय का 90% से अधिक हिस्सा किसी न किसी भावना को महसूस करते हुए बिताते हैं। और यह एक समय में केवल एक ही नहीं होती। हम अक्सर एक ही समय में सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं का मिश्रण महसूस करते हैं। यह एक सुंदर गंदगी है। फिर वह समझाते हैं कि एक भावना वास्तव में क्या है। यह किसी सार्थक घटना के लिए एक जटिल प्रतिक्रिया है, जिसमें हमारा शरीर, जैसे दिल की धड़कन तेज होना, हमारे विचार, मूल्यांकन और हमारा बाहरी व्यवहार, जैसे चेहरे की अभिव्यक्ति, शामिल हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि सभी भावनाओं का एक कार्य होता है, यहाँ तक कि बुरी भावनाओं का भी। वह केवल अच्छी भावनाएं वाली संस्कृति वास्तव में जहरीली हो सकती है। चिंता आपको एक खतरे के लिए तैयार करती है। उदासी संकेत देती है कि आपको सहारे की जरूरत है, और यहाँ तक कि ईर्ष्या भी आपको और मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकती है। लेकिन निश्चित रूप से वे नियंत्रण से बाहर भी हो सकती हैं। यहीं पर प्रसिद्ध डुनेडिन अध्ययन आता है। यह न्यूजीलैंड का एक अविश्वसनीय दीर्घकालिक अध्ययन है, जिसने 1000 से अधिक लोगों को जन्म से ट्रैक किया। इसमें पाया गया कि एक बच्चे की अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता उसके भविष्य के स्वास्थ्य, धन और सफलता का उसके IQ या सामाजिक आर्थिक स्थिति से भी अधिक शक्तिशाली भविष्यवक्ता थी। लेकिन यहाँ उम्मीद की बात यह है, यह क्षमता तय नहीं है। लोग इसमें बेहतर हो सकते हैं, और जब वे ऐसा करते हैं, उनका जीवन बेहतर हो जाता है। अध्याय का अंत इस अद्भुत रूपक के साथ होता है कि हमारा भावनात्मक जीवन एक अनमोल स्ट्रेडिवेरियस वायलिन की तरह है। हम सभी इस अविश्वसनीय वाद्ययंत्र के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन हमें से ज्यादातर को यह कभी नहीं सिखाया गया कि इसे कैसे बजाया जाए। यह किताब वही सबक है। अध्याय 2, क्या आप सच में अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं? चैप्टर 2, कैन यू रियली कंट्रोल योर इमोशंस? यह स्थापित करने के बाद कि भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, दूसरा अध्याय सीधे उस $1,00,000 के सवाल पर आता है, क्या हम वास्तव में उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं? इसकी शुरुआत एक दिल दहला देने वाली कहानी से होती है, जिसमें लुइसा नाम की एक माँ अपनी बेटी एला के साथ हवाई जहाज में है, जिसे मूंगफली से गंभीर एलर्जी हो जाती है। उस पल में वह एक हीरो की तरह काम करती है, शांति से एपीपेन लगाती है, आपातकाल को संभालती है। लेकिन बाद के हफ्तों में वह भावनात्मक रूप से बिखर जाती है। उसे भयानक क्या होता अगर वाले विचार और अपनी बेटी की मौत की घुसपैठी छवियां परेशान करती हैं। वह पूरी तरह से असहाय महसूस करती है, जैसे उसका डर नियंत्रित करने के लिए बहुत बड़ा है। यह एक ऐसी भावना है जिसे हम सब जानते हैं, है ना? क्रॉस द्वारा उल्लिखित एक अध्ययन में पाया गया कि लगभग 40% लोग मानते हैं कि भावनाएं मूल रूप से बेकाबू होती हैं, और एक मायने में वे सही हैं। क्रॉस यहाँ एक शानदार भेद करते हैं। वे कहते हैं कि हम शुरुआती ट्रिगर को नियंत्रित नहीं कर सकते। तेज आवाज जो आपको चौंका देती है, मजाक जो आपको हंसा देता है, या डरावना विचार जो आपके दिमाग में आता है, वह पहली लहर स्वचालित होती है। घुसपैठी विचार बहुत आम है। एक अध्ययन में पाया गया कि 94% लोगों को ये होते हैं। आप पहली लहर को आने से नहीं रोक सकते, लेकिन यहाँ खेल बदलने वाली बात यह है, आप उसकी गतिपथ, ट्रैजेक्टरी को नियंत्रित कर सकते हैं। आप यह प्रभावित कर सकते हैं कि एक भावना कितनी देर तक रहती है और कितनी तीव्र होती है। वह जहरीली आईवी से होने वाली खुजली का रूपक इस्तेमाल करते हैं। आप शुरुआती खुजली को नियंत्रित नहीं कर सकते,
लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप उसे खुजलाएंगे या नहीं। एक स्वचालित प्रतिक्रिया को ओवरराइड करने की यह क्षमता संज्ञानात्मक नियंत्रण, कॉग्निटिव कंट्रोल कहलाती है, और यह मूल रूप से हमारी मानवीय महाशक्ति है जो हमारे उच्च विकसित प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में स्थित है। हमने इस अविश्वसनीय मस्तिष्क हार्डवेयर को जटिल सामाजिक स्थितियों से निपटने और भविष्य के लिए योजना बनाने में मदद करने के लिए विकसित किया है, न कि केवल हर चीज पर प्रतिक्रिया करने के लिए। यह हमें महान मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडुरा और उनकी आत्म प्रभावकारिता सेल्फ एफिकेसी की अवधारणा तक ले जाता है। बंडुरा ने 60 के दशक में कुछ जंगली प्रयोग किए थे जहां उन्होंने कुछ ही घंटों में लोगों के सांप के डर को ठीक कर दिया था। उन्होंने यह धीरे धीरे उन्हें यह दिखाकर किया कि वे अपने डर को संभाल सकते हैं। उन्होंने जो खोज की वह यह थी कि यह विश्वास कि आप कुछ संभालने में सक्षम हैं, वास्तव में उसे करने में सक्षम होने की एक मास्टर कुंजी है। कहानी की शुरुआत में माँ लुइसा ने अंततः इसे खोज निकाला। उसने महसूस किया कि वह अपने डरावने विचारों के चक्र को खुद को विचलित करके बाधित कर सकती है, जिसने उसे नियंत्रण की भावना दी और जादू को तोड़ दिया। अध्याय इस अविश्वसनीय रूप से सशक्त नोट पर समाप्त होता है। आप ट्रिगर को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि आगे क्या होगा। आपको बस पहले यह विश्वास करना होगा कि यह संभव है। अध्याय 3, एक 80 के दशक के पावर बैलेड ने मुझे भावनाओं के बारे में क्या सिखाया। संवेदी शिफ्टर्स चैप्टर 3, व्हाट ए 1980s पावर बैलेड टॉट मी अबाउट इमोशन, सेंसरी शिफ्टर्स। यह अध्याय बहुत मजेदार और व्यावहारिक है। यह सब उसके बारे में है जिसे क्रॉस सेंसरी शिफ्टर्स कहते हैं, जो मूल रूप से हमारे पास सबसे आसान भावना विनियमन उपकरण है। वह एक बहुत ही भरोसेमंद कहानी से शुरू करते हैं, जिसमें वह अपनी बेटी डैनी को उसके सॉकर गेम के लिए ले जा रहे हैं। वह बहुत बुरे मूड में है, उनकी कोई भी बात काम नहीं कर रही है और वह सबको निराश कर रही है। तभी रेडियो पर जर्नी का गाना डोंट स्टॉप बिलीविन बजने लगता है। वह जोर जोर से गाने लगते हैं और जल्द ही डैनी मुस्कुरा रही है और साथ गा रही है। जब तक वे मैदान में पहुंचते हैं, तब तक उसका मूड पूरी तरह से बदल चुका होता है। एक पुराने पावर बैलेड ने वह कर दिखाया जो कोई भी पितृसत्तात्मक बातचीत नहीं कर सकी। यह उनके पूरे मुद्दे की शुरुआत करता है। हम अपनी भावनाओं को बदलने के लिए लगातार अपनी पांचों इंद्रियों दृष्टि, ध्वनि, गंध, स्वाद और स्पर्श का उपयोग करते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी इसे जानबूझकर करते हैं। उन्होंने महसूस किया कि भले ही वह एक वैज्ञानिक है जो इन चीजों का अध्ययन करते हैं, वह अपने जीवन में इन उपकरणों का सचेत रूप से उपयोग नहीं कर रहे थे। यह ऐसा है जैसे हम जानते हैं कि संगीत हमें उत्साहित कर सकता है, लेकिन हम सही गाने के रेडियो पर बजने का इंतजार करते हैं, बजाय इसके कि हम एक प्लेलिस्ट बनाएं। इसके पीछे का विज्ञान आकर्षक है। हमारी संवेदी कॉर्टेक्स हमारे मस्तिष्क के सबसे पुराने हिस्सों में से एक है, जो हमारे भावनात्मक केंद्रों से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि ये शिफ्टर्स इतनी अच्छी तरह से काम करते हैं। वे जिसे न्यूनतम कार्य का नियम कहते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। हमारा मस्तिष्क आलसी है। यह आसान समाधान पसंद करता है और एक गाना लगाने, एक तस्वीर देखने या एक निश्चित गंध सूंघने से आसान कुछ नहीं है। जब आप तनाव में होते हैं, तो एक नकारात्मक विचार को तार्किक रूप से बदलने की कोशिश करने की तुलना में इसमें बहुत कम मानसिक प्रयास की आवश्यकता होती है। वह प्राउस्ट प्रभाव के बारे में बात करते हैं, जैसे जब कुकीज पकाने की गंध आपको तुरंत अपनी दादी की रसोई में वापस ले जाती है और आपको गर्म और आरामदायक महसूस कराती है। और इसके विपरीत गार्सिया प्रभाव, जहां किसी भोजन के साथ एक बुरा अनुभव आपको बाद में उसके बारे में सोचने पर भी बीमार महसूस कराता है।
हमारी इंद्रियां स्मृति और भावना से शक्तिशाली रूप से जुड़ी हुई हैं। तो इस अध्याय से मिलने वाला सबक सरल और शक्तिशाली है। अपनी इंद्रियों का एक जानबूझकर उपयोगकर्ता बने। वह अपने स्नातक छात्र चेस की एक महान कहानी बताते हैं, जो तनाव में होने पर ब्रेड बनाता है। आटे की भावना, गंध, पूरी प्रक्रिया, यह एक संवेदी बंडल है जो उसे तुरंत शांत कर देता है। अध्याय एक महान अभ्यास के साथ समाप्त होता है। यह पता लगाएं कि आपकी कौन सी इंद्रियां सबसे कम लागत पर सबसे बड़ा प्रभाव डालती हैं। उसके लिए यह संगीत है। यह तत्काल, प्रभावी और मुफ्त है। तो अपनी भावनात्मक स्थिति को संयोग पर छोड़ने के बजाय अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए अपने स्वयं के संवेदी अनुभवों को क्यूरेट करना शुरू करें। यह बहुत अच्छा है ना? अध्याय 4, सार्वभौमिक दृष्टिकोण का मिथक, ध्यान शिफ्टर्स, चैप्टर 4, द मिथ ऑफ यूनिवर्सल अप्रोच, अटेंशन शिफ्टर्स। यह अध्याय एक बहुत बड़े पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देता है, जो शायद वास्तव में गलत हो सकता है। क्रॉस इसे सार्वभौमिक दृष्टिकोण का मिथक कहते हैं। यह विचार जो हम सभी को सिखाया जाता है कि नकारात्मक भावनाओं से निपटने के लिए आपको उनका सामना करना होगा, उनके बारे में बात करनी होगी और उन्हें संसाधित करना होगा, और उनसे बचना हमेशा अस्वास्थ्यकर होता है। वह अपनी दादी की कहानी पर वापस आते हैं, जो अपने आघात के बारे में लगातार बात न करके पनपती हुई लग रही थी, जिसने उन्हें हमेशा हैरान किया। वह मौलिक प्रश्न पूछते हैं, जब आप कुछ दर्दनाक से निपट रहे हों, तो आपको अपना ध्यान कहाँ लगाना चाहिए? क्या आप उस पर जूम इन करते हैं, दृष्टिकोण, या अपना ध्यान हटाते हैं, बचना? मुख्यधारा का दृष्टिकोण, जो बहुत सारे ठोस शोध पर आधारित है, यह है कि पुरानी परिहार बुरी है और समय के साथ अधिक चिंता और अवसाद की ओर ले जाती है। और यह सच है। लेकिन क्रॉस का तर्क है कि हमने इसे अच्छा बनाम बुरा द्वयाधारी में बहुत सरल बना दिया है। वह डेनिस रॉडमैन की अद्भुत कहानी का परिचय देते हैं, जो बुल्स के NBA फाइनल रन के दौरान हुई थी। रॉडमैन प्रसिद्ध रूप से लास वेगास में पार्टी करने या हल्क होगन के साथ घूमने के लिए सीजन के बीच में गायब हो जाते थे, जबकि ऐसा लग रहा था कि वह बस एक गड़बड़ कर रहे हैं। उनके कोच फिल जैक्सन समझते थे कि रॉडमैन को उस रस्सी की जरूरत थी, उस दूरी और व्याकुलता की, ताकि वह कोर्ट पर लगभग अमानवीय स्तर के ऊधम और दृढ़ता बनाए रख सकें। यह रणनीतिक परिहार था और यह उसके लिए काम करता था। यह लचीलेपन के मुख्य विचार की ओर ले जाता है। लचीलापन की असली कुंजी हमेशा संपर्क करना या हमेशा बचना नहीं है, बल्कि स्थिति के आधार पर दोनों के बीच स्विच करने में सक्षम होना है। यह जॉर्ज बोनानो के अविश्वसनीय शोध द्वारा समर्थित है, जिन्होंने 9/11 के बाद न्यूयॉर्क वासियों का अध्ययन किया था। उन्होंने पाया कि जो लोग सबसे अच्छी तरह से सामना करते थे, वे थे जो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते थे और जरूरत पड़ने पर उन्हें प्रभावी ढंग से दबा सकते थे। वे अच्छे स्विचर थे। उनके टूल बॉक्स में सिर्फ एक हथौड़ा नहीं था। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कब स्विच करना है? क्रॉस कुछ बहुत स्पष्ट चेतावनी संकेत देते हैं। यदि आप समस्या से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाते हैं कि आप बस एक नकारात्मक लूप में फंस गए हैं, जिसे वह बकवास कहते हैं, और कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दृष्टिकोण रणनीति काम नहीं कर रही है। और यदि आप पाते हैं कि समस्या बार बार सामने आ रही है, या आप मादक द्रव्यों के सेवन जैसे अस्वास्थ्यकर विकर्षणों पर निर्भर हैं, या आप पाते हैं कि आप वास्तव में जड़ भय से निपटने के बिना खुद को शांत करने के लिए लगातार आश्वासन मांग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि परिहार रणनीति काम नहीं कर रही है। यह एक बहुत ही मुक्तिदायक विचार है कि कभी-कभी खुद को एक ब्रेक देना और खुद को विचलित करना कोई कमजोरी नहीं है,
यह एक रणनीतिक कदम है जो आपके मनोवैज्ञानिक प्रतिरक्षा प्रणाली को अपना काम करने की अनुमति देता है। मेरी दादी और डेनिस रॉडमैन यह सब पहले से ही जानते थे। अध्याय 5, कहना आसान है करना मुश्किल। परिप्रेक्ष्य शिफ्टर्स, चैप्टर 5, Easier things said than done, पर्सपेक्टिव शिफ्टर्स। तो क्या होता है जब आप दूर नहीं देख सकते? जब समस्या आपके ठीक सामने हो और बचना कोई विकल्प न हो? यह अध्याय उसी के बारे में है। और यह मीर अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री जेरी लिनेंगर की सबसे पागलपन भरी कहानी से शुरू होता है। आग लग जाती है, धुआं छोटे से स्टेशन को भर रहा है, ऑक्सीजन मास्क काम नहीं कर रहे हैं। यह एक जीवन या मृत्यु का संकट है जहां उसे पूरी तरह से स्थिति का सामना करना पड़ता है। उन क्षणों में आपको एक अलग तरह के उपकरण की आवश्यकता होती है, एक परिप्रेक्ष्य शिफ्टर। यहाँ क्लासिक उपकरण पुनर्निर्माण है, जिसे आप चिकित्सा में जानते होंगे। क्रॉस इसे सरल ABC सूत्र का उपयोग करके समझाते हैं। एक प्रतिकूल घटना होती है जो इसके बारे में एक विश्वास को जन्म देती है, जिससे एक परिणाम, आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया होता है। विचार यह है कि यदि आप अपने विश्वास B को बदल सकते हैं, तो आप अपनी भावना C को बदल सकते हैं। सरल है ना? लेकिन जैसा कि उसके एक दोस्त ने पूरी तरह से कहा, यह कहना आसान है करना मुश्किल हो सकता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मस्तिष्क का वह हिस्सा जिसकी हमें पुनर्निर्माण के लिए आवश्यकता होती है, मूल रूप से अपंग हो जाता है। भावना जितनी तीव्र होती है, हमारे लिए अपने रास्ते से बाहर सोचना उतना ही कठिन होता है। तो इसका समाधान क्या है? आपको दूरी हासिल करनी होगी। क्रॉस एक डूबते हुए बच्चे को एक स्विमिंग पूल में बचाने की कोशिश करने का रूपक इस्तेमाल करते हैं। यदि आप उसे अपने ऊपर चढ़ने देते हैं, तो आप दोनों डूब जाएंगे। आपको उसे हाथ की दूरी पर रखना होगा ताकि आप मदद कर सकें। हमें अपनी भावनाओं के साथ भी ऐसा ही करने की आवश्यकता है। वह इसके लिए कुछ अद्भुत विज्ञान समर्थित उपकरण प्रदान करते हैं। पहला है दूरस्थ आत्मचर्चा। यह बहुत अच्छा है। मैं बहुत तनाव में हूँ सोचने के बजाय आप या अपने नाम का उपयोग करके खुद से बात करते हैं। ठीक है, आप इसे संभाल सकते हैं। एथन वह नोवाक जोकोविच का उदाहरण देते हैं, जो विंबलडन मैच के दौरान दर्पण के सामने खुद को एक पेप टॉक देते हैं। कहते हैं, आप यह कर सकते हैं, न कि मैं यह कर सकता हूँ। यह छोटा प्रतीत होता है कि छोटा भाषाई बदलाव आपके मस्तिष्क को आपकी समस्या को उस स्पष्टता और करुणा के साथ देखने के लिए प्रेरित करता है जो आप एक दोस्त को देंगे। दूसरा उपकरण है मानसिक समय यात्रा। अभी में फंसे रहने के बजाय आप जूम आउट करते हैं। आप अतीत में वापस जा सकते हैं और उन अन्य कठिन समयों को याद कर सकते हैं जिनसे आप बचे हैं, जो आत्मविश्वास बढ़ाता है। या और भी शक्तिशाली रूप से आप खुद को भविष्य में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से पूछें, मैं एक सप्ताह में इस बारे में कैसा महसूस करूंगा? 1 साल में? 10 साल में? यह आपको जीवन की क्षणभंगुरता की याद दिलाता है कि यह भी बीत जाएगा और तुरंत वर्तमान क्षण की तीव्रता को कम कर देता है। वह विक स्ट्रेचर नामक एक व्यक्ति की एक दिल दहला देने वाली कहानी साझा करते हैं, जिसने अपनी बेटी को खो दिया और इस तरह का दृष्टिकोण प्राप्त करके अपने जीवन का उद्देश्य फिर से पाया। यह अध्याय इस बारे में है कि आप सबसे भारी क्षणों में भी अपनी परिस्थितियों को देखने के लेंस को बदलकर एजेंसी कैसे पा सकते हैं। अध्याय 6, छिपे हुए खजाने, अंतरिक्ष शिफ्टर्स, चैप्टर 6, हिडन इन प्लेन साइट, स्पेस शिफ्टर्स। अब हम अपना ध्यान अपनी आंतरिक दुनिया से बाहरी दुनिया की ओर मोड़ते हैं। यह अध्याय इस बारे में है कि हमारा भौतिक वातावरण
हम जिन स्थानों पर रहते हैं हमारी भावनाओं को कैसे गहराई से आकार देता है। शुरुआती कहानी एकदम सही है। यह येल की प्रोफेसर लॉरी सैटोस के बारे में है, जो विश्वविद्यालय की सबसे लोकप्रिय कक्षा पढ़ाती हैं। खुशी पर विडंबना यह है कि कक्षा की सफलता के कारण वह अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्ध, अधिक काम करने वाली और गहरी दुखी हो गई। वह थक चुकी थी, एक पाखंडी की तरह महसूस करती थी और उनके कोई भी आंतरिक उपकरण काम नहीं कर रहे थे। उनका टूटने का बिंदु तब आया जब उन्होंने एक छात्र द्वारा मदद मांगने पर चिढ़ महसूस की। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने एक सबैटिकल लिया और न्यू हेवन में अपने जीवन से कैम्ब्रिज में एक छोटे से सबलेट में चली गईं, एक ऐसी जगह जो उनके लिए सकारात्मक यादें रखती थी। दृश्यों का यह परिवर्तन महत्वपूर्ण था। यह सिर्फ दूर जाने के बारे में नहीं था, यह उस शारीरिक और मानसिक दूरी को प्राप्त करने के बारे में था जिसकी उन्हें अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने के लिए आवश्यकता थी। येल के माहौल के घोड़े के अंधों से दूर, उन्होंने महसूस किया कि वह कॉलेज के प्रमुख के रूप में अपनी मांग वाली भूमिका से हट सकती हैं, एक ऐसा समाधान जो पहले उनके लिए अदृश्य था। क्रॉस का तर्क है कि जब हम अंतरिक्ष को एक भावनात्मक शिफ्टर के रूप में उपयोग करने की बात करते हैं, तो हमारे पास दो मुख्य रणनीतियां होती हैं। पहली वह है जो लॉरी ने की, अपना स्थान बदले। यह स्थान लगाव के विचार का लाभ उठाता है। हम सभी के पास ये भावनात्मक नखलिस्तान होते हैं, एक पसंदीदा पार्क, एक बचपन का घर, एक विशिष्ट कॉफी शॉप, जो हमें सुरक्षित और संतुष्ट महसूस कराते हैं। कभी-कभी बस इन स्थानों में से किसी एक पर शारीरिक रूप से जाना रीसेट बटन दबा सकता है, जैसा कि इसने शॉन के लिए किया, एक सैनिक जो अपनी पत्नी द्वारा छोड़े जाने के बाद टूट रहा था और अपने माता-पिता के घर उड़कर सुरक्षा पाया। लेकिन आपको हमेशा एक विमान पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी रणनीति है अपने स्थान को संशोधित करना। यह आपके तत्काल पर्यावरण को क्यूरेट करने के बारे में है। क्रॉस एक मजेदार कहानी बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक पार्टी के बाद अपने दोस्तों को बचे हुए पिज्जा को घर ले जाने के लिए मजबूर किया। क्यों? ताकि उनके फ्रिज से प्रलोभन हट जाए और उन्हें बाद में इससे लड़ना न पड़े। यह पहले अपने परिवेश को बदलकर आत्मनियंत्रण को आसान बनाने के बारे में है। आप अपने स्थान में चीजें जोड़ भी सकते हैं। यह दिखाने वाले शोध करने के बाद कि किसी प्रियजन की तस्वीर देखने से लोगों को भावनात्मक दर्द से उबरने में मदद मिल सकती है, वह बाहर गए और अपने कार्यालय को अपने परिवार की तस्वीरों से भर दिया। यह अध्याय एक महान अनुस्मारक है कि हम केवल अपनी दुनिया के निष्क्रिय निवासी नहीं हैं। हम अपनी भावनात्मक भलाई का समर्थन करने के लिए अपने स्थानों के वास्तुकार हो सकते हैं। अध्याय 7, एक भावना को पकड़ना, संबंध शिफ्टर्स, चैप्टर 7, कैचिंग अ फीलिंग, रिलेशनशिप शिफ्टर्स। यह अध्याय हमारे जीवन के लोगों के बारे में है और वे कैसे हमारे सबसे शक्तिशाली बाहरी शिफ्टर्स में से एक हैं। इसकी शुरुआत क्रॉस द्वारा एक कक्षा अभ्यास का वर्णन करने से होती है, जिसमें वह गुप्त रूप से छात्र नेताओं को एक तर्क पहेली के दौरान या तो सुपर सहायक, चीयरलीडर्स या खारिज करने वाले बदमाश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं। परिणाम तत्काल और नाटकीय होते हैं। चीयरलीडर के नेतृत्व वाले समूह ऊर्जा और सहयोग से भरे होते हैं, जबकि बदमाश के नेतृत्व वाले समूह चुप और उदास होते हैं। यह पूरी तरह से भावनात्मक छूत को दर्शाता है। यह विचार कि हम दूसरों से भावनाओं को एक वायरस की तरह पकड़ते हैं। यह काफी हद तक अनजाने में नकल के माध्यम से होता है। हम अनजाने में लोगों के चेहरे के भाव और शरीर की भाषा की नकल करते हैं, जो बदले में हमें संबंधित भावना को ट्रिगर करता है। और यह केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं है, यह सोशल मीडिया पर एक बड़े पैमाने पर होता है।
जो पूरे आंदोलनों को शक्ति प्रदान करता है। अध्याय फिर 3 विशिष्ट उच्च प्रभाव वाले तरीकों पर जूम करता है जिनसे हम अपने रिश्तों का उपयोग कर सकते हैं। पहला यह है कि हम समर्थन के लिए एक दूसरे से कैसे बात करते हैं। वह सहचिंतन के जाल के खिलाफ चेतावनी देते हैं, जहां आप और एक दोस्त बस एक दूसरे की नकारात्मकता को निकालते और बढ़ाते हैं। सही समर्थन बातचीत में एक संतुलन शामिल होता है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो पहले आपकी भावनाओं को मान्य करे। यह बहुत कठिन लगता है, लेकिन फिर आपको जूम आउट करने और अपना दृष्टिकोण बदलने में मदद करे। यहाँ मुख्य बात यह है कि आप जानबूझकर अपना खुद का भावनात्मक सलाहकार बोर्ड बनाएं, कुछ भरोसेमंद लोग जिन्हें आप जानते हैं कि वे यह संतुलित समर्थन प्रदान कर सकते हैं। दूसरा, वह सामाजिक तुलना से निपटते हैं। हमें बताया जाता है कि यह खुशी का चोर है, लेकिन क्रॉस का तर्क है कि यह एक अतिसरलीकरण है। हम तुलना करने के लिए बने हैं। यह पता लगाने का एक तरीका है कि हम कहाँ खड़े हैं। रहस्य यह है कि आप इसका कैसे उपयोग करते हैं। अपने से बेहतर किसी से अपनी तुलना करना, ऊपर की ओर तुलना, या तो आपको ईर्ष्यालु बना सकता है या आपको और मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अपने से बदतर किसी से अपनी तुलना करना, नीचे की ओर तुलना, या तो आपको कृतज्ञता से भर सकता है या आपको चिंतित कर सकता है कि आप भी वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। शक्ति जानबूझकर तुलना को इस तरह से फ्रेम करने में निहित है जो आपकी मदद करती है। अंत में वह दूसरों की मदद करने की सरल लेकिन गहन शक्ति के बारे में बात करते हैं। वह एक शानदार अध्ययन का हवाला देते हैं जिसमें लोगों को नकद दिया गया और कहा गया कि वे इसे या तो खुद पर या किसी और पर खर्च करें। नतीजा, जिन लोगों ने पैसा दूसरों पर खर्च किया, उन्होंने अपनी खुशी में काफी बड़ी वृद्धि की सूचना दी। दयालुता के कार्य करना हमारे अपने मूड को बेहतर बनाने का एक विश्वसनीय तरीका है। यह अध्याय हमारे और हमारे जीवन के लोगों के बीच बहने वाली भावनात्मक धाराओं को अधिक बुद्धिमानी से नेविगेट करने के लिए एक शानदार मार्गदर्शिका है। अध्याय 8, मास्टर स्विच, संस्कृति शिफ्टर्स, चैप्टर 8, द मास्टर स्विच, कल्चर शिफ्टर्स। यह अध्याय हमें सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली शिफ्टर तक ले जाता है, संस्कृति। क्रॉस इसे मास्टर स्विच और वह हवा जिसमें हम सांस लेते हैं कहते हैं, क्योंकि यह अन्य सभी शिफ्टर्स को प्रभावित करता है, हमारी इंद्रियों, ध्यान, परिप्रेक्ष्य, स्थानों और रिश्तों को। यह वह सबसे बाहरी रूसी गुड़िया है जिसमें बाकी सब कुछ समाहित है। केंद्रीय कहानी हॉलिस नामक एक महिला की है जो 5 साल से शराब से दूर है और अप्रत्याशित रूप से अपनी नौकरी खो देती है। वह घबराहट और शर्मिंदगी में डूब रही है और पीने की इच्छा भारी पड़ रही है, लेकिन प्रतिक्रिया करने के बजाय वह जवाब देती है। कैसे? अल्कोहलिक्स एनोनिमस AA की शक्तिशाली संस्कृति का लाभ उठाकर। वह अपने AA दोस्तों को बुलाती है, वे शांति प्रार्थना का पाठ करते हैं, वे उसे AA की कहावतों की याद दिलाते हैं, जैसे तुम्हारे पैर कहाँ हैं, ताकि वह वर्तमान में रह सके। वह कहती है कि AA की संस्कृति ने उसकी जान बचाई। क्रॉस फिर शानदार ढंग से यह विश्लेषण करते हैं कि AA जैसी संस्कृति हमारी भावनाओं पर अपना जादू कैसे चलाती है। उनका तर्क है कि कोई भी प्रभावी संस्कृति 3 मुख्य घटकों पर बनी होती है। पहला है विश्वास और मूल्य। ये वे मूलभूत विचार हैं जिनकी एक समूह परवाह करता है। वह अपने ब्रुकलिन के बचपन के जवाबी हमला मूल्य की तुलना उत्कु इनुइट लोगों के कभी गुस्सा न दिखाने के मूल्य से करते हैं, यह दिखाते हुए कि ये विश्वास पर्यावरण और समूह की जरूरतों से कैसे आकार लेते हैं। दूसरा है मानदंड, जो वे लिखित या अलिखित नियम हैं जो मूल्यों को लागू करते हैं। हम मानदंडों का पालन करते हैं,
क्योंकि हम में संबंधित होने और सामाजिक बहिष्कार के दर्द से बचने की एक आदिम आवश्यकता होती है। तीसरा है प्रथाएं, जो वे विशिष्ट व्यवहार और अनुष्ठान हैं जो लोगों को विश्वासों को आत्मसात करने और मानदंडों का पालन करने में मदद करते हैं। हॉलिस के लिए अभ्यास उसके सूची से लोगों को बुलाने का सरल कार्य था। प्रार्थना, समारोह और यहाँ तक कि लेब्रोन जेम्स के खेल से पहले चाक टॉस जैसी एक पूर्व खेल अनुष्ठान, ये सभी प्रथाएं हैं जो नियंत्रण की भावना प्रदान करती हैं और सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ करती हैं। वह बताते हैं कि धर्म संस्कृति का बड़ा कहूना है जो इन 3 सामग्रियों का उपयोग करके अरबों लोगों को आराम और अर्थ प्रदान करता है। लेकिन आपको लाभ उठाने के लिए धार्मिक होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने जीवन में सकारात्मक संस्कृतियों पर झुक सकते हैं। आपका परिवार, आपका मित्र समूह, आपका कार्यस्थल, उनके मूल्यों, मानदंडों और प्रथाओं की पहचान और उन्हें अपनाकर। और भी शक्तिशाली रूप से, यदि कोई संस्कृति आपके लिए काम नहीं कर रही है, तो अब आपके पास इसे बदलने का एक खाका है। आप विश्वासों को चुनौती दे सकते हैं, नए मानदंड स्थापित कर सकते हैं और नई प्रथाएं बना सकते हैं। इंग्लैंड की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की संस्कृति को विश्वास और भेद्यता पर ध्यान केंद्रित करके बदलने की मनोवैज्ञानिक पिप्पा ग्रेंज की कहानी इसका एक आदर्श उदाहरण है। यह अध्याय आपको अपनी भावनात्मक जीवन की सबसे प्रभावशाली शक्ति का नियंत्रण कक्ष देता है। अध्याय 9, जानने से करने तक, शिफ्टिंग को स्वचालित बनाना। चैप्टर 9, फ्रॉम नोइंग टू डूइंग, मेकिंग शिफ्टिंग ऑटोमेटिक। ठीक है, यह पहेली का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा है। यह अध्याय उस खाई को पाटता है जो जानने और वास्तव में उस पल में करने के बीच है। हम सभी किताबें पढ़ सकते हैं और सभी रणनीतियों को जान सकते हैं, लेकिन जब हम भावनात्मक रूप से अभिभूत होते हैं तो हमारा मस्तिष्क अक्सर जम जाता है। तो हम इन भावनात्मक उपकरणों का उपयोग करना उतना ही स्वचालित कैसे बना सकते हैं जितना कि सीट बेल्ट बांधना। इसका मॉडल नेवी सील है, जो मैट मास्डैम की कहानी पर वापस आते हैं। एक मिशन से पहले सील के पास सिर्फ एक योजना नहीं होती है। वे हर कल्पनीय आकस्मिकता के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाते हैं, अगर तो परिदृश्यों को बार बार अपने दिमाग में ड्रिल करते हैं। अगर हमें इस इमारत से आग लगती है तो आप यह करते हैं। यह उनकी प्रतिक्रियाओं को तेज, समन्वित और लगभग स्वचालित बनाता है, तब भी जब कुछ पूरी तरह से अप्रत्याशित होता है, जैसे कि कहानी में कांच की दीवार का विस्फोट। यह पूरी तरह से अध्याय के केंद्र में मनोवैज्ञानिक उपकरण को स्थापित करता है। वुप, यह विश, इच्छा, आउटकम, परिणाम, ऑब्स्टेकल, बाधा, प्लान, योजना के लिए एक संक्षिप्त नाम है। यह 2 मनोवैज्ञानिकों, गैब्रियल ओटिंगेन और पीटर गोलवित्जर, जो संयोग से शादीशुदा हैं, द्वारा विकसित एक वैज्ञानिक रूप से समर्थित तरीका है। यह इस तरह काम करता है। सबसे पहले वो हिस्सा वह है जिसे ओटिंगेन मानसिक विपरीत कहते हैं। आप अपनी इच्छा से शुरू करते हैं, जैसे काश मैं अपने बच्चों के साथ और अधिक धैर्यवान होता। फिर आप उस इच्छा को प्राप्त करने के सर्वोत्तम परिणाम की विशद कल्पना करते हैं। हमारे बीच एक बेहतर रिश्ता होगा और मैं एक अच्छे पिता की तरह महसूस करूंगा। यह हिस्सा आपको ऊर्जावान बनाता है। लेकिन फिर महत्वपूर्ण कदम आता है। आप उस मुख्य बाधा की पहचान करते हैं जो आपके रास्ते में खड़ी है। जब वे लड़ना शुरू करते हैं तो मेरी अपनी बचपन की बातें ट्रिगर हो जाती हैं और मैं बस अपना आपा खो देता हूँ। यहीं पर योजना के लिए पी आता है, जो गोलवित्जर का कार्यान्वयन इरादा है। आप अपनी बाधा के आधार पर एक सरल लेकिन शक्तिशाली अगर तो योजना बनाते हैं। अगर मेरे बच्चे लड़ना शुरू करते हैं और मुझे अपना आपा खोने का एहसास होता है, तो मैं रुकूंगा, एक गहरी सांस लूंगा
और खुद को यह याद दिलाकर जूम आउट करूंगा कि वे सिर्फ बच्चे हैं। इस अभ्यास को पहले से करके आप अपने मस्तिष्क में एक मजबूत मानसिक लिंक बना रहे हैं जो ट्रिगर स्थिति, अगर और आपकी वांछित कार्रवाई तो को जोड़ता है। यह उस समय के लिए प्रयास और निर्णय लेने को समीकरण से बाहर कर देता है जब आप वास्तव में तनावपूर्ण क्षण में होते हैं। आपके मस्तिष्क को पहले से ही योजना पता होती है। क्रॉस दिखाता है कि यह रोजमर्रा की परेशानियों और यहाँ तक कि एक आकस्मिक नुकसान पर शोक जैसी गहन चुनौतियों के लिए कैसे काम कर सकता है। अध्ययनों से पता चलता है कि वो अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है और ग्रेड और स्वास्थ्य की आदतों से लेकर रिश्तों तक हर चीज के लिए इसके लंबे समय तक चलने वाले लाभ हैं। यह वह व्यावहारिक कार्रवाई योग्य रणनीति है जो पिछले सभी अध्यायों के ज्ञान को एक वास्तविक प्रयोग करने योग्य कौशल में बदल देती है। यह आपको अपनी भावनाओं का छात्र होने से भावनाओं का पायलट बनने तक ले जाता है। निष्कर्ष, सुबह के 5 बजे हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी भावनाएं कहाँ हैं? कंक्लूजन, इट्स 5 AM। तो किताब का समापन बहुत ही खूबसूरती से होता है, जिसमें सब कुछ एक बहुत ही व्यक्तिगत और शक्तिशाली तरीके से एक साथ लाया जाता है। क्रॉस एक ऐसी कहानी से शुरू करते हैं जो किसी भी माता पिता को डरा देगी। वह सुबह 5 बजे एक टेक्स्ट से जागते हैं कि उनकी बेटी के स्कूल को एक गुमनाम गोलीबारी की धमकी के कारण रद्द कर दिया गया है। यह एक वास्तविक उच्च दांव वाली भावनात्मक संकट है, लेकिन हमें केवल यह बताने के बजाय कि क्या करना है, वह हमें दिखाते हैं कि उन्होंने कैसे किया। वह हमें बताते हैं कि उन्होंने उन शिफ्टर्स का उपयोग कैसे किया जिनके बारे में वह पूरी किताब में बात कर रहे हैं। वह शुरुआती डर महसूस करते हैं, उनका दिल धड़कता है, उनके दिमाग में डरावनी छवियां चमकती हैं। वह इससे इनकार नहीं करते, लेकिन वह इसे खुद पर हावी नहीं होने देते। वह परिप्रेक्ष्य शिफ्टर्स का उपयोग करते हैं, यह याद दिलाने के लिए जूम आउट करते हैं कि किसी को चोट नहीं लगी है और वह अभी कुछ नहीं कर सकते। वह ध्यान शिफ्टर्स का उपयोग करते हैं, जानबूझकर किताब पर काम करके खुद को विचलित करते हैं और माता पिता के समूह चैट में सहचिंतन में गोता लगाने की इच्छा का विरोध करते हैं। वह संबंध शिफ्टर्स का उपयोग करते हैं, एक व्यापक परिप्रेक्ष्य वाले दोस्त से बात करके और अपनी पत्नी और बेटी की देखभाल करके, जो उनकी भावनाओं को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। यह कार्रवाई में उपकरणों को देखने में एक मास्टर क्लास है। लक्ष्य डर को खत्म करना नहीं है, बल्कि इसे प्रबंधित है ताकि यह आपको पंगु न बना दे। फिर वह अपनी नानी डोरा की कहानी पर एक आखिरी बार लौटते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनके पास शिफ्ट करने के लिए अपना अनोखा टूल बॉक्स था। उन्होंने उन उपकरणों का उपयोग नहीं किया जो वह करते हैं, लेकिन उन्होंने वह उपयोग किया जो उनके लिए काम करता था। परिवार और सामुदायिक समर्थन की उच्च खुराक, रिश्ते, प्रार्थना जैसी यहूदी सांस्कृतिक परंपराएं, संस्कृति और यहाँ तक कि उनके घर के पौधे एक संवेदी और अंतरिक्ष शिफ्टर। यह किताब का अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु है। भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए कोई एकाकार फिट सभी समाधान नहीं है। हम सभी को प्रयोग करने और शिफ्टर्स का वह अनूठा संयोजन खोजने की आवश्यकता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा काम करता है। किताब एक कार्रवाई के आह्वान के साथ समाप्त होती है। वह सवाल पूछते हैं जो लोग हमेशा उनकी बातचीत के बाद उनसे पूछते हैं, मुझे यह क्यों नहीं सिखाया गया? वह बताते हैं कि हम स्कूल में पाचन तंत्र के बारे में सीखने में सालों बिताते हैं, लेकिन हमारे भावनात्मक तंत्र पर लगभग कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं, जो यकीनन हमारे दैनिक जीवन और सफलता के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वह हमसे आग्रह करते हैं कि हम न केवल इस ज्ञान का उपयोग अपने लिए करें, बल्कि इसे साझा करें अपने बच्चों के साथ, अपने कार्यस्थलों पर, अपने समुदायों में। भावनाओं के बारे में बातचीत को सामान्य बनाने और इन आवश्यक जीवन कौशलों के साथ सभी को सशक्त बनाने के लिए।
यह एक अविश्वसनीय रूप से आशावादी और प्रेरणादायक अंत है, जो एक स्वयं सहायता मैनुअल की तरह कम और एक मुक्तिदायक मार्गदर्शिका की तरह अधिक महसूस होता है, जो आपको बेहतर इंसान बनना सिखाता है।